हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होना है। मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेस, धंधानी खरीदना हिसाबो। ये चैप्टर के ऑलरेडी 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो रिक्वेस्ट है पहले प्लेलिस्ट में जाकर 5 वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे चैप्टर का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहेगा, कैलकुलेशन पता रहेगा। आज हम एक लेटेस्ट सम्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस बुक में नहीं है, इसलिए पहले से सम्स मैंने कंप्लीट यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ है। हम आज जो सम सॉल्व करेंगे वो भी जो लेटेस्ट लास्ट एग्जाम हुई है गुजरात 2020-21 में जुलाई मंथ में, इस चैप्टर का वो कंप्लीट जो सम्स है मैंने यार गुजराती में राइट डाउन किया हुआ, लेकिन इंग्लिश में वाले भी अच्छे से समझ पाएंगे। मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पूरा कंप्लीट मैंने सम्स यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसी सम्स का आज सॉल्यूशन हम देखने वाले। कोई क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहले हमें पाकू स्वरूप बैलेंस शीट दिया गया है राम लिमिटेड का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो बिजनेस है, जो धंधा है, जो खरीद रहा है वो कौन है? रहीम लिमिटेड कंपनी खरीदी। ये जो शर्तें हैं वो नीचे अनुसार यहाँ पर दी गई है। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। पहले एक बार ओवरऑल देख लेते हैं भाई किस किस टॉपिक पर दिए गए, फिर हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेंगे। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे 5 बार, तो आपको बेसिक पता हो गई। पहला जो दिया गया वो सत्तावार शेयर मूड़ी के बारे में दिया गया है। ऑथोराइज कैपिटल, जो हमारी टोटल शेयर है, शेयर नंबर ऑफ शेयर जो है इक्विटी के, वो 1,20,000 है और 10 रुपीज़ उसका फेस वैल्यू दार्शनिक कीमत है। सेकंड टॉपिक सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोला गया लेनदार देवादार सिवाय बोला गया डेप्टर और क्रेडिटर के सिवा, मतलब एजेंट के थ्रू इनकी पेमेंट और कलेक्शन होने वाला है, जिसके लिए हमको अलग से अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बाकी नंबर जो ए फर्स्ट दिया गया है वो यहाँ पर देवादार और डेप्टर और क्रेडिटर लेनदार के पास से जो भी पैसा का लेन देन होगा उसके लिए जो कमीशन मिलने वाला है उस एजेंट को, मतलब वो कंपनी को, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद नंबर बी सबसे इंपॉर्टेंट यही है। यहाँ पर जो मिल्कत है, जो एसेट्स, उसमें जो चेंजेस दिया गया है, जितनी मिल्कत है वो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, गुडविल की न्यू वैल्यू पागड़ी की दी गई है, बाकी सब में जो चेंजेस करना है वो यहाँ पर लिखा गया। उसके बाद हमें सी में जो लिखा गया वो पीसी खरीद कीमत की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। पहले हम ओवरऑल देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पशन है, किस किस पर है। उसके बाद वधारानी माहिती एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर हमें जो फर्स्ट दिया गया है वो देवादार और लेनदार, मतलब डेप्टर और क्रेडिटर के पास से कैसे पैसा मिलेगा और कैसे हम पेमेंट करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और लास्ट में जो बाकी बचे हुए जो शेयर रहेंगे, रिमेम्बिंग शेयर, वो हम पब्लिक में, जनता में हम क्या करेंगे, बाहर हम लोग पाड़ेंगे। ठीक है, उसके रिगार्डिंग दिया गया, इशू के रिगार्डिंग दिया गया। अब इसके बेस पर हमको आमनो जनरल एंट्री लिखना है और हमको पाकू से बैलेंस शीट रेडी करना है। पहले मैं बता दूं ये सेम टू सेम आपकी बुक के अंदर सम मिलने वाला है। पूरा का पूरा सेम टू सेम यही एग्जाम्पशन दिए गए, जस्ट अमाउंट में चेंजेस है। बुक में कौन सा सम है पहले वो बता दूं, वो भी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। बुक के अंदर क्वेश्चन में 28 लिखा, आगे पीछे हो सकता है, नाम लिखा है सूरज एंड चंदू करके लिखा गया है। आप चेक कीजिएगा, यही वाला एग्जाम्पशन सारे सेम टू सेम दिए गए। गुजरात यूनिवर्सिटी 2011 में पूछा हुआ था, बराबर है, 2011 चेकआउट कर लीजिएगा गुजराती मीडियम वाले भी। तो यही वाला सम्स आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा अभी का लेटेस्ट सम सॉल्यूशन करने के बाद। बिल्कुल सेम कैटेगरी का दिया गया। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले कैलकुलेशन हमको करना है, आई होप सबको पता होगा। नेट एसेट्स चौखी मिलकर, उसके बाद पीसी का करेंगे खरीद कीमत, और लास्ट में गुडविल पागड़ी का करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम नेट एसेट्स, यहाँ पर गुडविल का हम लोग नेट एसेट्स चौखी मिलकर का कैलकुलेशन करने वाले। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग लीधेल मिलकतों लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, जितनी भी मिलकतें यहाँ पर उसने परचेस की है, खरीदी की है, उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन रीड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे। तो देख लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर सम्स के अंदर ये सारी हमें मिलकतें एसेट्स दी गई है। तो जैसे आपने एग्जाम्पशन ऑलरेडी पहले से दिखा है, ये बी के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई, जो भी चेंजेस करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले पागड़ी गुडविल की न्यू वैल्यू दी गई, इसे अभी मिलकत में ऐड मत कीजिए। ठीक है, इसका अलग से फॉर्मूला भी यूज करेंगे, जिससे पीसी खरीद के बाद हमें मिल जाएगा। अगला है मकान, बिल्डिंग, डायरेक्ट उसकी न्यू वैल्यू दी गई। आप देखिए पहला हमारा क्या लिखा है, मकान बिल्डिंग, तो यहाँ पर 6 लाख दिया गया, डायरेक्ट यहाँ पे उसकी न्यू वैल्यू दी गई है 8,50,000। तो कोई चेंजेस किए बिना डायरेक्ट उसकी जो न्यू वैल्यू है वही हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। मकान बिल्डिंग के अंदर न्यू वैल्यू दी गई थी 8,50,000। अगले एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। दिया गया था मशीनरी। ठीक है, मशीनरी यहाँ 5 लगे। यहाँ पर एग्जाम्पशन में आप चेक कीजिए, मशीनरी के बारे में लिखा गया है चौपड़े कीमत करता 20% ओछी कीमतें, मतलब यहाँ पर 20% लेस देन द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से 20% कम कीमत पे लिया गया। मतलब चौपड़ा कीमत लिखा है बुक वैल्यू, तो आपको डायरेक्ट 20% कम कर देना है, याद रखिएगा। तो अब चेकआउट कर लेते हैं। मशीनरी 5 लाख है, 5 लाख का 20% कितना होता है, 1 लाख होता है। 1 लाख आपको क्या करना है, लेस करना है, माइनस करना है। तो आपको जो मशीनरी है उसकी न्यू वैल्यू मिल जाएगी।
मशीनरी की 20% लेस करने के बाद आपको दिखाने की जरूरत नहीं कि 20% लेस किया, डायरेक्ट आप 4 लाख लिख सकते हो। अगला नाम देख लेते हैं भाई, फर्नीचर दिया है 50,000, एजम्पशन के अंदर चेकआउट कीजिए। फर्नीचर के बारे में लिखा है फर्नीचर नी चौपड़ा कीमत ना 50% लिखे, बुक वैल्यू का 50% बोला गया, मतलब उसका जो वैल्यूशन किया गया होगा बुक वैल्यू का चौपड़ा कीमत का डायरेक्ट 50% बोला गया, 50% ही गिना जाएगा, मतलब 50% कम हो गया है। तो ये टोटल अमाउंट 50,000 है, इसका 50% कीजिए तो कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। तो फर्नीचर का जो वैल्यूशन हुआ है, जो उन्होंने गिना है वो 50% के अकॉर्डिंग गिना है, तो कितना आया 25,000। आगे बढ़ते अगला दिया रोकाणो इन्वेस्टमेंट, जिसमें ब्रैकेट में बाजार कीमत मार्केट वैल्यू 80,000 दी गई है, पर आप लोग यहाँ एजम्पशन में भी देख लेते हैं भाई, रोकाणो नहीं बाजार कीमतें, रोकाण जो इन्वेस्टमेंट कौन से वैल्यू पर लिखना है, बाजार कीमत मार्केट वैल्यू पर लिखना है। तो ऑलरेडी हमको मार्केट वैल्यू दी गई, सम्स में कितना दिया गया, 80,000 दिया गया है। तो यहाँ पे जो हम रोकाण है उसकी जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो कितना लिखेंगे, मार्केट वैल्यू बाजार कीमत 80,000 लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देवादार, डेप्टर आपको लेना नहीं, स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, डेप्टर लेनदार और देवादार, डेप्टर क्रेडिट आपको लेना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम है स्टॉक, स्टॉक के रिगार्डिंग में भी इंफॉर्मेशन में दिया गया, चेक कीजिए। स्टॉक की डायरेक्ट न्यू वैल्यू दी गई है 90,000 दी गई है, डायरेक्ट 90,000 की वैल्यू दी गई, तो स्टॉक एज इट इज जो न्यू वैल्यू दी गई है हम वो यहाँ पर लिख लेंगे, 90,000 स्टॉक का वैल्यू। अब देख लेते हैं रोकड़ बैंक, रोकड़ बैंक में भी एडजस्टमेंट दिया गया, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर रोकड़ बैंक के लिए क्या लिखा गया, 50% 50% रोकड़ बैंक सिलक पोतानी पासे रख सकते, 50% वो अपनी पास रखिए, 50% लिया जाएगा, मतलब यहाँ रोकड़ बैंक जो है वो टोटल अमाउंट आपको यूज नहीं करनी, टोटल अमाउंट नहीं लिखना, ओनली 50% ही लिखना है। तो 50,000 का 50% कीजिएगा तो आपकी जो रोकड़ बैंक की अमाउंट जो बनेगी कैश और बैंक की वो कितना बनेगा, 50% के साथ 25,000 बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए सारी मिलकत एसेट्स हमारे हो चुकी है फिनिश, तो यहाँ पर टोटल आप लोग कर सकते हो। तो मिलकत का हम लोग टोटल कर लेते हैं, यहाँ पर सारा ऐड कीजिएगा, हमने गुडविल को ऐड नहीं किया, पीसी के टाइम में यूज हो जाएगा, 14,70,000 हो गया। अब इसी तरह हम लोग सेम क्या लिखेंगे भाई, देवा का कैलकुलेशन करेंगे लायबिलिटी का, जिससे हमको नेट एसेट्स चौखी मिलकत मिल जाएगा। ये मिलने के बाद तो देवा लायबिलिटी की देख लेते हैं इस साइड, आपको पता है कोई एजम्पशन दिया गया होता नहीं, हमको कौन कौन सा लेना है बस वो ध्यान रखना है। कैपिटल मूडी लेना नहीं है, अनामतें जो रिजर्व है वो भी नहीं लिया जाएगा, अकस्मात जो वर्कमैन कंपेंशन है ये भी रिजर्व अनामत कैटेगरी में आता है वो नहीं लिया जाएगा, बैंक लोन लिया जाएगा, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आता है, ठीक है, बिन चालू देवा में, तो बैंक लोन एक ले लिया जाएगा। बैंक लोन की अमाउंट देख लेते हैं भाई, जो दी गई थी बैंक लोन की अमाउंट दी गई थी यहाँ पर सम्स में 2 लाख, तो 2 लाख सेम इट इज ले लिया गया, कोई चेंजेस दिया गया नहीं है। उसके बाद आप देख रहे हो नफा भाग दिया गया, कारीगर नफा भाग भंडोल, वर्कमैन का प्रॉफिट शेयरिंग दिया गया। तो नफा भाग जो होता है प्रॉफिट शेयरिंग वो याद रखिएगा अपनी लायबिलिटी होती है, रिजर्व नहीं होता है। नफा भागनो भंडोल जो होगा प्रॉफिट शेयरिंग वो हमारा क्या होगा, लायबिलिटी होगा देवा, तो यहाँ पे लिया जाएगा 50,000। ये हमेशा याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, नफा भाग वाला टॉपिक याद रखिएगा, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग ऐसे करके लिखा हुआ, इंग्लिश में एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। टोटल अमाउंट जो दी गई थी सेम इट इज हम लिख लेंगे 50,000। क्लियर हो रहा होगा कौन कौन से लायबिलिटी हमको लेना है देवा। उसके बाद प्रोविडेंट फंड लिया जाता है 70,000, प्रोविडेंट फंड पीएफ जो अमाउंट दिया गया 70,000। नेक्स्ट टॉपिक देखिए लेनदार लेना नहीं है, ठीक है, कैडर आपको लेना नहीं, इसका अलग से एजेंट के थ्रू पेमेंट होने वाला है। देवी हुंडी बिल पेबल सेम इट इज लिख लिया जाएगा 30,000। ये ही कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि इसी के बेस पर तो न्यू बैलेंस शीट बनने वाला है, ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए। पहला स्टेप सबसे मेन कैलकुलेशन वही सबसे मेन होता है। हो गया लायबिलिटी का काम पूरा, इसका भी आप लोग टोटल कर लीजिए, तो लायबिलिटी का टोटल कर लीजिएगा तो 3,50,000 आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ आपको पता चल गया होगा भाई हमारी नेट एसेट्स कितनी बनने वाली है। आप एक बार टोटल में से माइनस कर लेंगे, नेट एसेट्स जो हमारी है चौखी मिलकतों कितना बन जाएगा, आप टोटल में से माइनस करके देख लीजिए, 14,70,000 माइनस देवा लायबिलिटी 3,50,000, तो माइनस करके आपको 11,20,000 मिल जाएगा। ये हमारा क्या मिला, नेट एसेट्स चौखी मिलकर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा जो एजम्पशन के थ्रू हमने सॉल्यूशन किया। क्वेरी है तो मुझे कमेंट करना। अब अगला कैलकुलेशन पीसी खरीद कीमत का करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पागड़ी गुडविल की डायरेक्ट न्यू वैल्यू दी गई है, तो पहले आपको पागड़ी का फॉर्मूला लगाना है जिससे कि पीसी का आंसर हमें पहले से मिल जाएगा। समझ रहे हो ऐसा क्यों करने की बात कर रहा हूँ। सेकंड पागड़ी डायरेक्ट आपको यूज करना है क्योंकि उसकी न्यू वैल्यू पहले से दी गई थी। पागड़ी का फॉर्मूला आप जानते होंगे कि खरीद कीमत माइनस चौखी मिलकत, ठीक है,
गुडविल का फॉर्मूला अभी तक तो आपको पता चल चुका होगा, पीसी माइनस नेट एसेट्स, क्योंकि जो चोखी मिलकत हो तो उससे ज़्यादा में खरीदा गया होगा, इसलिए हमारी गुडविल पागड़ी बनती है। तो पागड़ी गुडविल की न्यू अमाउंट हमें समझ में पहले से दी गई थी। आप चेकआउट कीजिए यहाँ पर कितना दिया गया है, 50,000 पागड़ी गुडविल की अमाउंट दी गई है। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेंगे भाई 50,000 का अमाउंट, और पीसी का अमाउंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे, खरीद कीमत की वैल्यू हमें मिल जाएगी, क्योंकि चोखी मिलकत नेट एसेट हम निकाल चुके हैं कैलकुलेशन करके। आप देख लीजिए 11,20,000 हमें मिल चुका है, तो यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए 11,20,000। क्या करेंगे, माइनस का एसेट क्या आएगा, प्लस में, तो दोनों अमाउंट क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और प्लस होने के साथ ही 11,70,000 का अमाउंट बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, डायरेक्ट पीसी की वैल्यू बन जाएगी, खरीद कीमत बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग भाई कैलकुलेशन करेंगे खरीद कीमत का पीसी का, ठीक है, कि इसमें उसने क्या क्या खरीदा है, इन्फॉर्मेशन हमें 100% सम्स में दी गई होगी। खरीद कीमत नी चुकवणी, ये फर्स्ट स्टेप ही आपको सबसे ध्यान से करना है। आप देख लीजिए एग्जाम्पशन, आप चेकआउट कीजिए, हमको सी में लिखा गया खरीद कीमत पेटे, ठीक है, फॉर द पीसी। कंपनी ने 80,000 का जो इक्विटी शेयर है वो 10% के प्रीमियम के साथ, या प्रीमियम यूज हो रहा है, ध्यान रखिएगा, तो प्रीमियम का भी हमको यहाँ पर कैलकुलेशन दिखाना, तो कैसे होगा समझिएगा। तो सबसे पहला आपको पता चल जाएगा यहाँ पर इक्विटी शेयर मूडी हम लोग बना देंगे पहले, सबसे पहले इक्विटी शेयर मूडी, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो शेयर के नंबर पता चल गए 80,000 थे, फेस वैल्यू अब जानते हैं यहाँ पर 10 रुपीज़ था, तो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग शेयर मूडी जो है, शेयर कैपिटल जो है 8 लाख बन जाएगा। पर साथ साथ में इसके अंदर क्या था भाई, प्रीमियम, उस प्रीमियम को बोलते हैं हम लोग जामीनगिरी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। इसकी अमाउंट कैसे निकालेंगे भाई, 10% बोला तो इसका डायरेक्ट 10% कर लीजिए, तो डायरेक्ट अमाउंट निकल के आ जाएगा 80,000। या आप लिख कर समझना चाहते हैं तो 80,000 के शेयर तो थे ही, अब 10 रुपीज़ का 10%, तो 1 रुपीज़ प्रीमियम हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको 80,000 मिल जाएगा। आगे भी दिया गया था, ये इक्विटी शेयर का हो गया क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। आगे का टॉपिक अगर देखोगे तो नेक्स्ट टॉपिक 2 लाख, 2 लाख ना 12% ना प्रेफरेंस शेयर, डायरेक्ट प्रेफरेंस शेयर की मूडी दी गई है, कैपिटल दिया गया 2 लाख, तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा भाई, एक और क्या ऐड हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर मूडी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसकी अमाउंट कितनी दी गई थी, सम्स के अंदर 2 लाख का अमाउंट दिया गया था। अभी पूरा नहीं हुआ, आगे अगर देख रहे हो आप तो आगे लिखा गया है बाकी नहीं रकम, रिमेम्बिंग अमाउंट जो है रोकड़े थी चुकवामा आवश्य, कैश में पेमेंट किया जाएगा। तो बाकी रकम कितना है, कैश का, रोकड़ का दिया नहीं गया, मिसिंग है, जो हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमने पीसी का आंसर पहले से खरीद कीमत का निकाल दिया है। तो बाकी बचा जो रोकड़ है वो कैश है, हमें फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि पहले से पीसी का आंसर कितना है हमने फाइंड आउट किया है, 11,70,000 था, राइट, क्लियर है। अब देख लीजिए तीनों अमाउंट आप प्लस करके माइनस कर लीजिए, 10,80,000 हो रहा है, जो इसमें से माइनस करोगे तो ऑटोमेटिक हमारा कैश कितना निकल के आएगा, रोकड़ 90,000 निकल के आएगा। ये 90,000 आपको समझ में आ चुका, मोस्ट ऑफ इसी टाइप का सम्स दिया गया होता है। तो फर्स्ट कैलकुलेशन हो चुका है कंप्लीट। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, वो वाला एक्सरसाइज का सम जरूर कीजिएगा 2011 का। अब आते हैं हम लोग जनरल एंट्री पर। तो जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप जानते हैं हमारा मिल्कत और देवा उसकी एंट्री करना रहता है, और सेकंड पीसी के रिगार्डिंग हमको एंट्री करना रहता है। तो मैंने पहले से लिखी हुई है, क्योंकि टाइम सेव करने के लिए आपको मोस्ट ऑफ पता होगा। तो जितनी भी यहाँ पर एसेट्स थी वो सारी डेबिट कर ली, गुजराती में लिखा, इंग्लिश वाला लिख लेंगे, सेम टू सेम समझ में आ रहा होगा। और जितने देवा थे लायबिलिटी वो यहाँ पर मैंने क्रेडिट कर दिए। बस आपको याद रखना है पागड़ी जो गुडविल की न्यू वैल्यू मिली थी हमें, वो यहाँ डेबिट साइड में ऐड कर लेना है, ठीक है। पागड़ी गुडविल की जो 50,000 की अमाउंट थी वो मैं डेबिट साइड ऐड कर देना, ये भूलना नहीं है, ठीक है। और साथ साथ में क्रेडिट के अंदर वेतनर खाते के नाम से, चाहो तो कंपनी का भी नाम लिख सकते हो, वेंडर अकाउंट के नाम से आपको पीसी की अमाउंट लिखना है, पीसी खरीद कीमत जितने में उसने खरीदा हुआ है, ठीक है, पीसी टोटल अमाउंट आपको लिख लेना है। तो जिससे पहला जनरल एंट्री हमारा क्लियर हो जाएगा। समझ में आ चुका, ये खरीदी की पूरी टोटल प्रोसेस हो चुकी है। सेकंड आपने पीसी में क्या क्या खरीदा, खरीद कीमत में उसके रिगार्डिंग एंट्री लिखना है। तो जो जमा है उसे क्या करना है, उधार करना है, बेचना खाते उधार, वेंडर अकाउंट डेबिट करना, और जितना भी अमाउंट था वो सारा क्रेडिट जमा करना है, जो यहाँ से मिल जाएगा। फर्स्ट इक्विटी शेयर मूडी, सेकंड प्रीमियम है, थर्ड प्रेफरेंस है, लास्ट में रोकड़ और कैश है। तो चारों अमाउंट क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगी। समझ में आ चुका होगा, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, नॉर्मल है 2 एंट्री। अब आगे एक एग्जम्पशन दिया गया, उसके रिगार्डिंग थर्ड एंट्री हुई है। एग्जम्पशन पहले आपको पढ़ा देता हूँ, यहाँ पर कहाँ लिखा है, वधारे की माहिती में दिया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नंबर 2 में कंपनी बाकीना शेयर, देखो बाकीना शेयर मूड कीमत है, यहाँ फेस वैल्यू लिखा गया, बाहर पाड़िया इशू किया पब्लिक को, ठीक है,
फेस वैल्यू पर, बाकी के शेयर बचे कितना आपको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सत्तावार मूडी देखनी, कहाँ देखना, सत्तावार मूडी आपको देखना है, ऑथराइज्ड कैपिटल। टोटल शेयर कितने थे, 1,20,000। वहां पर परचेस उस कंपनी ने 80,000 तो कर लिए थे, तो बाकी बचे कितने, तो बाकी समझ गए होंगे, बाकी कितने 40,000 के शेयर बचे। 1,20,000 में से 80,000 माइनस कर लिए, बाकी बचे 40,000 शेयर। वो हमने फेस वैल्यू पर ही, प्रीमियम के साथ नहीं है, तो फेस वैल्यू 10 रुपीज था, उसके अकॉर्डिंग हमने बाहर पब्लिक में इशू किए, जाहिर जनता में। तो हम लोग जनरल एंट्री जानते हैं, पब्लिक को इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि पैसा आने वाला है, ये शेयर मूडी खाते जमा होगा। तो 40,000 के शेयर इंटू में 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 4 लाख का शेयर कैपिटल बन जाएगा। ठीक है, शेयर मूडी हमारा बन जाएगा। क्लियर हो गया। और कोई एग्जाम्पशन है नहीं, क्योंकि वधारा की माहिती में और कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं गया, प्राथमिक खर्चा प्रीमियम एक्सपेंस नहीं दिया गया। और वैसे वेंडर के नाम से और एंट्री कर सकते हैं, लेकिन नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि इसी के बेस पर हम बैलेंस शीट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेरी लगती है तो कमेंट कीजिए। अब आते लास्ट हमारा बैलेंस शीट की ओर। तो यहाँ पर मैंने वर्टिकल का बैलेंस शीट बनाया हुआ है। ठीक है, उभू पाकू शेड्यूल बनाया गया, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनाया गया, शेड्यूल नंबर 3। यहाँ पर डायरेक्ट मैं शॉर्टकट में जस्ट कैटेगरी लिख दी है। पहला मैं जो लायबिलिटी का होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 कैटेगरी में उसका लिख लिया। वहीं पर मिलकत के अंदर 2 हेडलाइन लिख लिए। इतना आपको पता होगा, एक बार फॉर्मेट जरूर रीड कीजिएगा डिटेल में। मैं डायरेक्ट अंदर नाम लिख लूंगा, अंदर कैटेगरी के अंदर नाम लिखने की कोशिश नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं एंट्री मारने की कोशिश करूंगा। आप भी चाहो तो ऐसा कर सकते हो, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स जो आज ही स्टडी कर रहे हैं उनको डिटेल में इतना नहीं पता होगा, इसलिए वो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं कैसे पाकू शेड्यूल बनाना है। तो बस इस जर्नल एंट्री के बेस पर ही बनाना, आपको इस पे फोकस रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जितनी एंट्री हो सारी हम लोग ऐसे में डिस्कस करने वाले, एक एक। यहाँ पर याद रखिएगा, अभी हमारा काम बाकी है, क्योंकि यहाँ पर आपको देवादार लेनदार का कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले ऐसे तो ये कैलकुलेशन करना है, उसके बाद वो पाकू शेड्यूल बनाना है। लेकिन पाकू शेड्यूल में जस्ट एक एंट्री के लिए हमको ये सारा काम करना पड़ेगा। वो रोकड़ बैंक, कैश बैंक की न्यू वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इतना काम करना पड़ता है। तो उसके अलावा 99% तो एंट्री हम लोग कर सकते, तो यहाँ पर वो पहले से मैं करके बता देता हूँ, उसके बाद वो कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ, पागड़ी गुडविल। तो पागड़ी गुडविल कहाँ पे आता है, एसेट्स कैटेगरी में आता है। एसेट्स में किस में आता है, नॉन करेंट बिन चालू में आता है, और सबसे पहले आता है। ठीक है, इंटेंजिबल अदृश्य में आता है। वो सब कैटेगरी में नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ नाम लिख रहा हूँ, बस याद रखिएगा। आपको कैटेगरी याद है तो कैटेगरी लिखिए, उसके अंदर लिखिएगा तो बेटर रहेगा। नहीं याद है तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो। इसकी अमाउंट में डायरेक्ट आउटसाइड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें से एक एग्जम्पशन माइनस होने वाला है, इसके लिए। आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से समझते रहिएगा, आपको एंड तक समझ में आ जाएगा। मकान बिल्डिंग 8,50,000, ये भी हमारा एसेट्स होता है, नॉन करेंट में आता है। मकान बिल्डिंग सेम इट इज अमाउंट लिखना है 8,50,000, डायरेक्ट बाहर लिखना है 8,50,000। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम दिया भाई मशीनरी 4 लाख। मशीनरी भी हमारा एसेट्स नॉन करेंट का होता है, बिन चालू का, वो भी उसी के अंदर भी टेंजिबल दृश्य में आता है। ये सब आप लिख सकते हो, आपको पता है तो, नहीं पता तो इस तरह आप नॉर्मल भी लिख सकते हो। मशीनरी जिसकी अमाउंट दी गई थी 4 लाख। उसके बाद देखिए अगला दिया गया फर्नीचर। ठीक है, क्या दिया गया, फर्नीचर 25,000। देखिए सारा का सारा जो दिख रहा है, मकान, मशीनरी और फर्नीचर, ये सारा हमारा टेंजिबल दृश्य में आता है और स्थिर में आता है। तो कितने लोग जो हम लोग कैटेगरी के अंदर लिख रहे हो, आप नोट बना के तीनों को ऐड करके डायरेक्ट लिख सकते हो, पर जिनको कुछ नहीं आता उस तरह लिखोगे तो भी चलेगा। आगे बढ़ता हूँ, रोकाणो इन्वेस्टमेंट दिया। अब यहाँ पता नहीं गया कि टूका कड़ा शॉर्ट टर्म है, तो इसको भी हम लोग नॉन करेंट बिन चालू, ठीक है, लंबा गाड़ा का ही समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेंगे भाई रोकाणो इन्वेस्टमेंट, जिसकी अमाउंट दी गई थी 80,000। क्लियर हुआ। आगे देख लेते भाई, आगे आप देख लीजिए, अगला नाम दिएगा स्टॉक। स्टॉक 90,000। स्टॉक हमारा क्या होता है भाई, चालू होता है, करंट होता है, तो करंट के अंदर आ जाएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट जस्ट नाम ही लिख रहा हूँ, कैटेगरी वाइज नहीं लिख रहा हूँ, इतना आप समझ गए होंगे। 90,000 का स्टॉक। अगली एंट्री कैश है, सबसे मेन रोकड़ यही है। 25,000 की अमाउंट मत लिखिएगा, इसके लिए मैं न्यू वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, पर एंट्री हम लोग पहले से कर लेते हैं। जो करेंट एसेट्स में चालू मिलकत में आने वाला है, रोकड़ कैश, याद रखिएगा, इसकी न्यू वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं। आगे एसेट्स की तो एंट्री हम लोग कर ली, ठीक है। अब आते हैं भाई लायबिलिटी साइड, बैंक लोन। बैंक लोन हमारा क्या होता है भाई, ये हमारा नॉन करेंट कैटेगरी में आता है, बिन चालू, ठीक है, लंबा गाड़ा का होता है। बैंक लोन डिबेंचर, तो बस आप चाहो तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी करके कैटेगरी के अंदर फिर जाके लिख सकते हो, वरना ऐसा डायरेक्ट लिखो ये तो भी चलेगा। अमाउंट दी गई थी 2 लाख की अमाउंट दी गई थी। उसके बाद आगे आप देख लीजिए क्या लिखा गया है, कारीगर नफा भाग भंडोल, प्रॉफिट शेयरिंग, ये भी हमारा नॉन करेंट के अंदर ही आता है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ भाई कारीगर नफा भाग
प्रॉफिट शेयरिंग में शॉर्टकट लिखा, फुल लिखिएगा, जस्ट मैं दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। अमाउंट दी गई है 50,000। उसके बाद देखिए अगला नाम दिया गया प्रोविडेंट फंड दिया, पीएफ दिया गया, ये भी नॉन करेंट में प्रोविजन में आता है, ठीक है, प्रोविजन प्रावधान में आता है। अगर जो कैटेगरी से याद करा तो उनको पता होगा, जिनको कैटेगरी वाइज याद नहीं है ऐसे डायरेक्ट करते जाइएगा, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ 70,000। अगला नाम देख लीजिए भाई, देवी हुंडी है, ठीक है, बिल पेबल जो हमारा करेंट में आता है, चालू में आता है, क्रेडिटर के साथ आता है, ठीक है, लेनदार के साथ आता है, बिल पेबल देवी हुंडी, जिसकी अमाउंट दी गई थी 30,000। क्लियर हो गया होगा। अब देख लीजिए जो अमाउंट बची है वेचनार के नाम की, जो हम लोग करेंगे जरूर। यहाँ पर फर्स्ट वाला हो चुका है, देख रहे होंगे, इसी के बेस पर मैं एंट्री कर रहे, कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है। आते हैं सबसे पहले इक्विटी शेयर मूडी दिया गया है 8 लाख का, बट ये इक्विटी शेयर के साथ साथ याद रखिए यहाँ पे भी आपको इक्विटी दिख रहा है, तो दोनों को साथ में कर लेना है, मतलब 8 लाख का ये और 4 लाख का ये, 12 लाख का इक्विटी शेयर मूडी बन जाएगा। जो जानते हैं लायबिलिटी में फर्स्ट शेयर होल्डर में आता है, वो भी आप शेयर कैपिटल में आता है, जिसमें प्रेफरेंस भी ऐड करके लिख सकते हो, नोट बना के आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रेफरेंस दिया गया है, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट लिख लूंगा यहाँ पर इक्विटी शेयर मूडी, इक्विटी शेयर कैपिटल पर आपको याद रखना है, यहाँ पर दोनों को ऐड कर रहे हैं हम लोग, 4 लाख और 8 लाख, टोटल कितना हो गया शेयर कैपिटल 12 लाख का हो जाएगा। क्लियर है ये। सेकंड अगला देखते हैं भाई, प्रीमियम की एंट्री दी गई, प्रीमियम भी इसी के अंदर आता है, रिजर्व की कैटेगरी होती है, रिजर्व के अंदर प्रीमियम आता है। मैं यहाँ तो कोई कैटेगरी तो लिख नहीं रहा हूँ डायरेक्ट, तो भैया डायरेक्ट लिख देते हैं जामीनगिरी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, जिसकी अमाउंट कितनी थी 80,000 थी। नेक्स्ट अमाउंट है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देख लीजिए प्रेफरेंस शेयर मूडी, ठीक है, ये ऐसे तो शेयर मूडी के अंदर ही आप प्लस करके नोट बना के शेयर कैपिटल के अंदर लिख सकते हो, लेकिन यहाँ मैं अलग से ही लिख रहा हूँ प्रेफरेंस शेयर मूडी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसकी अमाउंट डायरेक्ट 2 लाख दी गई थी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर बचा है लास्ट कैश, इसे मैं रहने दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग अकाउंट क्रिएट करेंगे तब ये उसकी एंट्री चली जाएगी, ये भी कैश हमारा बाकी है, याद रखिएगा। आते हैं यहाँ पर थर्ड पे, सेकंड भी हो चुका है तो बैंक अकाउंट को बाकी रख रहा हूँ क्योंकि उसके अकाउंट में जाके हम लोग एंट्री करने वाले हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल की हो चुकी है, तो देख लीजिए पूरा हो चुका है कंप्लीट, जस्ट बैंक को कैश रोकड़ तो छोड़ दिया गया क्योंकि अकाउंट में आने वाला है। तो देखा जाए तो हमारा 99% हो चुका है कंप्लीट, बस मिलकत के अंदर कैश बाकी है। तो आप चाहो तो टोटल भी मार सकते हो, जिनको कुछ नहीं आता, न्यू स्टूडेंट्स है उनको नहीं पता चल रहा है, तो आप टोटल मार के देख लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। लायबिलिटी साइड का जवाबदारी का टोटल मार हो चुका है काम, कोई भी न्यू एंट्री ऐड होने वाली नहीं है। तो देख लीजिए टोटल आ रहा है 18,30,000 का आपका टोटल आ रहा है, यही टोटल यहाँ पर भी मिलने वाला, भी हुआ नहीं है बट होने वाला है 18,30,000। जस्ट कैश की मैं एंट्री यहाँ पर करने वाला हूँ और गुडविल पागड़ी में से कुछ माइनस होने वाला है, वो मैं आपको बताना। इतना समझ में आ चुका है? क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, प्रीवियस वीडियो भी आपने देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आते हैं कैश रोकड़ की एंट्री फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर दिए पहले से, देवादार, डेप्टर, लेंडर, क्रेडिटर, फिर वेचनर, उपलब्ध खाते, वेंडर, सस्पेंस अकाउंट, लास्ट में कैश और बैंक का। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये जो हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसके अंदर क्लियर बताया किसके पास से कैसे पैसा मिलेगा और कैसे हम पैसा देने वाले हैं। तो सबसे पहले देवादार डेप्टर, उसकी ओपनिंग बैलेंस आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, शुरुआत की बाकी। तो ओपनिंग का जो देवादार है जो सम्स में हमें दिया गया है, आप चेक कर लीजिए कितना दिया गया है। याद रखिए गालखात के पहले का लिखना है, सॉरी गालखात अनामत बैड डेब रिजर्व के पहले का लिखना है, पर यहाँ गालखात ही दिया तो उसके बाद का ही आएगा। रिजर्व के पहले का होता है, अनामत के पहले का होता है। ये गालखात दिया गया है, अनामत नहीं लिखा गया, रिजर्व नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट 1,20,000 ही इसका ओपनिंग शुरुआत का बैलेंस बनेगा, 1,20,000। अब देखते हैं एग्जाम्पशन में कैसे कैसे हमने पैसा वसूल किया, क्या क्या मिला देख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले लिखा गया है वसूल करती वक्त 5,000 गालखात पड़ी से, बैड डेब हुआ है, 5,000 डूब ही गया है, क्लियर मिला ही नहीं। गालखात के रूप में पहले से बैड डेब के नाम से 5,000 की एंट्री डूब गई है। उसके बाद 15,000 देवादारों पास से उघराणी बाकी, जो उघराणी क्या है बाकी है, मतलब हमने उसके पास इतना पैसा वसूल नहीं किया है या आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो उघराणी के नाम से आप एंट्री लिख लीजिए, उघराणी, हम पैसा लेने ही नहीं गए, उघराणी आउटस्टैंडिंग वाला कितना 15,000, क्लियर। उसके बाद क्या लिखा गया, बाकी ना देवादार है, जो बाकी बचे उनके पास से पैसा 5% ना वटावे रकम चुकवी आपी है, 5% डिस्काउंट दिया गया है। बाकी बचा कितने अमाउंट में 5% गिनना है। तो ऑलरेडी जो यहाँ पर अमाउंट लिखी है 5,000 जो डूब गया है, और 15,000 जो हमने वसूल नहीं किया है, टोटल 20,000 हो गया। माइनस कर लीजिए तो बाकी 1 लाख बचा, कितना बचा 1 लाख, जिसके ऊपर क्या आने वाला है, वटा आने वाला है, डिस्काउंट आने वाला है। कितने अमाउंट पर, 1 लाख पर आएगा, 1 लाख का 5%, 1 लाख समझ में आया होगा।
तो कितना हुआ 5%, 5,000 हुआ। बाकी कितना बचा तो देख लीजिए 1 लाख में से 5,000 और माइनस कर लीजिए, 95,000 ही आएगा, या फिर आप टोटल मार के भी वापस माइनस कर लीजिए, आप समझ जाएंगे। ठीक है, 1,20,000 में से तीनों अमाउंट लेस कीजिए, 95,000 कैसे आया पेमेंट, हमको कैश के रूप में आया, रोकड़ के रूप में, जो आखिर में रोकड़ के खाते में जाने वाला है। देवादार समझ में आया होगा। ठीक है, डेप्टर कैसे किया। इसी तरफ चालू करेंगे फिर सेम टू सेम लेनदार का। तो लेनदार का सबसे पहले क्या लिखना है, ओपनिंग लिखना है। तो ओपनिंग चेक कर लीजिए, लेनदार का कितना दिया गया, 50,000 दिया गया है। तो 50,000 कहाँ आएगा, जमा साइड आएगा इसका शुरुआत में, क्योंकि ये लायबिलिटी है। ओपनिंग बैलेंस ठीक है, कितना दिया गया था 50,000। अब इसके लिए एक ही एजम्पशन होता है, इसको पेमेंट चुकाना होता है तो वटाव ही होता है, डिस्काउंट, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं, 5%। तो यहाँ पर वटाव ऑपोजिट साइड लिखना है, डेबिट साइड, इतना याद रखिएगा 5%। तो 50,000 का 5% कर लीजिए, 2,500 हो जाएगा। बस माइनस करके बाकी पेमेंट हमने चुका दी होगी, 47,500। आपको नाम क्या लिखना है, कैश ऑब्लिक बैंक, रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते ही लिखना है। क्लियर हुआ, समझ में आया होगा। बहुत ही नॉर्मल होता है, लेनदार का हमेशा बहुत ही इजी होता है। अब आ जाते हैं हम लोग भाई वेंडर के अकाउंट में आ जाते हैं। वेंडर सस्पेंस अकाउंट, बेचनार उपलब्ध खाते। इसके अंदर क्या करना है, जहाँ से समझिएगा दोनों पेमेंट वही लेके आया, तो सबसे पहले इन दोनों पेमेंट की एंट्री वहाँ पे करना है। कहाँ पे करना समझिएगा, देवादार जैसा जमा साइड आया वैसे जमा साइड ही लिखना है आपको। देवादार की अमाउंट, ठीक है, देवादार डेप्टर कितना अमाउंट था 95,000 वो कलेक्शन करके आए। वहीं लेनदार क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया है, देखिए उधार साइड शेष आया तो उधार साइड ही लिखिएगा। लेनदार को पेमेंट करके आया है क्रेडिटर को 47,500। बस एक एंट्री एक्स्ट्रा हमको जो करनी पड़ेगी वो है उसके कमीशन की, क्योंकि कमीशन तो लिया जाएगा ना, तो बस कमीशन के लिए आपको अलग से एक एजम्पशन सम्स में दिया गया होगा। अब चेक कीजिए, आपको कमीशन की रिगार्डिंग दिया गया होगा, यहाँ पर नंबर बी में लिखा गया है। ध्यान से पढ़ता हूँ, इंग्लिश में वाले ध्यान से समझ रहे होंगे, पेपर आपके पास होगा ही, उन्होंने यहाँ समझिएगा। यहाँ से डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ जहाँ से लिखा गया पॉइंट। देवादार पास होती वसूल करे रकम ना 5%, वसूल करे रकम ना 5%, मतलब जो देवादार डेप्टर के पास से जो कलेक्शन किया गया ना उसका 5% वसूल किया गया। तो देवादार का कलेक्शन कितना हुआ भाई 95,000 हुआ है, तो उसका 5%, तो 95,000 का 5% डायरेक्ट कर सकते हो, समझ रहे होंगे। तो कितना आएगा 4,750 रुपीज़ आएगा देवादार का वसूल की गई रकम पर। अब लेनदार का भी देख ले, क्रेडिटर का भी, अब उसका किसके ऊपर बोला गया ध्यान से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है लेनदार ने चुकवेल रकम का जो पेमेंट की क्रेडिटर को उसका 2% बोला है, वटाव डिस्काउंट का नहीं बोला है। मोस्ट ऑफ तो वटाव डिस्काउंट का होता है, पर यहाँ चुकवेल रकम का बोला है। तो चुकाया गया 47,500, इसका 2%, तो उसका 2% निकालिए। तो इसका 2% कैल्सी में आप करेंगे तो आपको अमाउंट कितना मिलने वाला है 950 रुपीज़ मिल जाएगा। दोनों को ऐड कर लीजिए, वो इसका कमीशन बन जाएगा 5,700। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा। बस अकाउंट को क्लोज कर लीजिए। देवादार के पास से ज़्यादा अमाउंट लेके आएगा तभी तो पेमेंट कर पाएगा। दोनों अमाउंट का पेमेंट करने के बाद जो बचेगा वो अमाउंट कितनी है 41,800, वही हमारा कैश और रोकड़ के नाम से लिख लेना है। लास्ट अकाउंट आता है कैश ऑब्लिक बैंक का। तो सबसे पहले आमनोद पर से एंट्री कर लेते, फिर ये तीनों की कर लेंगे। आमनोद में हमने एंट्री छोड़ी थी, जैसे आपको पता है, बस सिस्टम फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले इसका ओपनिंग ये बनेगा, याद रखिएगा। ओपनिंग रोकड़ 50,000 नहीं बनेगा, 50% है ना, तो 50% के अकॉर्डिंग 25,000 उसका ओपनिंग बनने वाला है। तो ओपनिंग की एंट्री हम लोग कर लेंगे भाई। यहाँ पर ओपनिंग डेबिट साइड होगा क्योंकि हमारी मिलकत है, एसेट्स है, तो 25,000 का ओपनिंग। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर एग्जम्पशन, यहाँ पर अगला, यहाँ पर फर्स्ट में तो हो गया रोकड़ जितना था। सेकंड में देख लीजिए जमा सेट था, यहाँ पर दिख रहा है पेमेंट कर रहे थे बेचनार को, वेंडर को कितना पेमेंट किया था 90,000 का पेमेंट किया था। तो 90,000 की एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए जमा साइड वेचनार खाते, कंपनी का नाम लिख रहे तो नाम भी लिख सकते हो वेचनार खाते, वेंडर अकाउंट कितना 90,000 का पेमेंट। साथ साथ में अगली एंट्री थी बैंक खाते, उधार साइड था ना, और दिखा नहीं रहा, आप समझ गए होंगे। जो पैसा हमने इशू किया था, कितना टोटल अमाउंट आता है इक्विटी शेयर कैपिटल का 4 लाख का अमाउंट आया था। यहाँ पर सॉरी, आपको इक्विटी शेयर मूडी लिखनी है, जिसके नाम से आया वो लिखना है, इक्विटी शेयर मूडी, इक्विटी शेयर कैपिटल। हो गया आमनोद के अंदर जो बाकी था कर लिया। अब यहाँ पर तीनों का जो आया वो लिख लेते हैं। यहाँ पे क्रॉस में लिखना है, याद रखिएगा। यहाँ जमा साइड है ना, तो यहाँ उधार साइड लिखना है देवादार का अमाउंट, डेप्टर का अमाउंट। थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ, बस समझ जाएंगे आप लोग। प्रीवियस आपने देखा होगा, इसलिए 95,000। फिर क्रेडिटर का उधार साइड आया तो यहाँ का आएगा जमा साइड आएगा। ये 11th का नियम है, बेसिक है, ऐसे ही समझा रहा हूँ मैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जमा साइड कैसे आया हम लोग से समझ भी सकते हैं, बट चलेगा। यहाँ पे उधार साइड है तो जमा साइड आएगा वेंडर सस्पेंड अकाउंट का, वेचनार उपलब्ध खाते के नाम से 41,800 हो चुका है कंप्लीट, सारी एंट्री हो चुकी है। आमनोद पर से भी जो था वो कर लिया और अकाउंट से भी जो आया वो कर लिया। टोटल मार्केट्स को एंड कर सकते हो, हमारा आंसर फाइनल। जो डिफरेंस आएगा अमाउंट
वो होने वाला है 3,40,700। ये इसका क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा, ठीक है, आखिर सिलेक्ट बन जाएगा, जो जाके हम लोग बैलेंस शीट में अमाउंट लिख लेंगे जो हमने रखा था पेंडिंग के अंदर। यहाँ पर कैश ऑब्लिक बैंक रोकड़ खाते 3,40,700। साथ साथ में एक अमाउंट पेंडिंग में था गुडविल, जिसमें से आपको माइनस क्या करना है, कमीशन माइनस करना है। 5,700 का जो कमीशन था वो माइनस जरूर कीजिएगा। और कमीशन माइनस करने के बाद अमाउंट आ गया फॉर 44,300 का है। अब आप टोटल मार के चेकआउट कीजिएगा, आपको 18,30,000 का ही टोटल मिलेगा, जो ऑलरेडी लायबिलिटी जवाबदारी का आ चुका था। आई होप कि आपको समझ में आएगा कैश ऑब्लिक बैंक के लिए हमको ये सब करना क्यों पड़ा है, क्योंकि देवादार लेनदार डेप्टर क्रेडिटर का कंपनी एजेंट के थ्रू हमारा सब कलेक्शन और पेमेंट हुआ था। यहाँ पर कंप्लीट होता है 2021 का सम्स, इसी के सेम टू सेम 2011 का सम्स भी। आई होप आप सम्स जरूर कैलकुलेट करोगे, बिल्कुल सेम ही होने वाला, आप चेक कीजिएगा, आपको आंसर जरूर मिलेगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्वेरी कमेंट कीजिएगा, और कोई समझ चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।